नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, और आज ये कंप्यूटर का दूसरा क्लास है। ये कंप्यूटर का दूसरा क्लास है और इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी ली और कंप्यूटर के थोड़ा सा परिचय लिया था। और उसी के क्रम में हम लोग कंप्यूटर के परिचय के क्रम में ही हम लोग बढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास के क्रम में उसका वर्गीकरण। क्योंकि कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे तभी हमको पता चलेगा किस तरह से उसका इतिहास रहा, जो कि इससे पहले हम लोग को क्लास में देख लिया। अब इसका विकास के क्रम में हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आकार और कार्य के आधार पर डिवाइड करेंगे और फिर कार्य पद्धति के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो शुरू से लेके अंत तक इसको पूरा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। ये 5 पीढ़ियां हैं, इन पांचों पीढ़ी देखेंगे। तो अभी तक 4 पीढ़ी चली है, 5वीं पीढ़ी जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो इस 5 पीढ़ी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आकार और कार्य के आधार पर देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर। इन सारी चीजों को देखेंगे और उसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर जो है कंप्यूटर को देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरह से आज का ये क्लास रहेगा। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पहली पीढ़ी से लेके 5वीं पीढ़ी तक आज की क्लास में देखेंगे। और इसके बाद जो है भविष्य की भी पीढ़ियों की बात की जाएगी, तो वहां पर हम लोग देखेंगे 2 कंप्यूटर, एक नैनो कंप्यूटर और एक क्वांटम कंप्यूटर। तो इनको भी देखते हुए आज की क्लास में देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन फ्रेम, मिनी, सुपर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग पीढ़ी देखेंगे, 5वीं पीढ़ी तक देखेंगे। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर के आधार पर। जो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर चीजें थी, उसके आधार पर जो कंप्यूटर का जिस तरह से विकास हुआ, आगे चल के जिस तरह से विकास हुआ, उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग देखिए इसमें क्रम वाइज बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है और यहाँ से जब प्रश्न पूछता है तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे और जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिस हार्डवेयर की बात करेंगे या सॉफ्टवेयर की बात करेंगे या मेमोरी की बात करेंगे, जब भी जिसकी बात करेंगे, कंटिन्यू उसकी सतत विकास कैसे हुआ उसको देखते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए हार्डवेयर को देखें तो पहली पीढ़ी में हार्डवेयर क्या था, जैसे मान लीजिए हार्डवेयर के रूप में क्या था, निर्वात ट्यूब था। तो निर्वात ट्यूब के बाद इसके दूसरी पीढ़ी में आते आते किस विकास जो हुआ, तो निर्वात ट्यूब को हटाकर क्या लगाया गया, ट्रांजिस्टर लगाया गया। और जब ये ट्रांजिस्टर लगाया गया, फिर उसके बाद तीसरी पीढ़ी कैसे आई, जब तीसरी पीढ़ी आई तो कुछ विकास हुआ होगा, तो वहां पे जाके इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, उसका विकास हुआ। तो इस तरह से पहले हम लोग क्रम में देखेंगे क्या, हार्डवेयर, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे हार्डवेयर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें थी और कैसे उनका विकास हुआ सॉफ्टवेयर में। और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो मेमोरी को देखेंगे, ठीक है। और अंतिम में हम लोग उसकी विशेषताओं को देखते हुए चलेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं थी और उसका प्रयोग कैसे, कहां पर, किस जगह पर होता था, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद, देखिए जैसे यहां पे लिख देते हैं पहले विशेषताएं, क्योंकि लास्ट में हम लोग विशेषताएं देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसके क्या गुण थे, क्या दोष थे, क्या हानि थे, क्या लाभ थे, ये देखेंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और विशेषताएं। देखिए जब हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, पहली पीढ़ी से हार्डवेयर का विकास देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी से पहली पीढ़ी से सॉफ्टवेयर का विकास देखेंगे, उसके बाद मेमोरी का विकास देखेंगे और उसके बाद क्या क्या विशेषताएं थी, कौन सी कंप्यूटर था, उसका उपयोग के आधार पर कहां कहां प्रयोग किया जाता था, वो सारी चीजें विशेषताओं के रूप में देखेंगे। देखिए जैसे ही ये सारी चीजें तैयार होंगी तो आपको पहली पीढ़ी से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी सारी चीजें मिल जाएंगी और उसके बाद हम उस तरह से भी देखते हुए चलेंगे। तो आपको कंफ्यूजन कोई चीज नहीं होगा, आपको एक माइंड में सेटअप बैठ जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहली बात यहाँ पर जब हम लोग पीढ़ी पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो डेट को लेकर होता है।
बहुत सारे किताबों में आपको कुछ डेट अलग मिलेंगी। कोई पहली पीढ़ी जो है वो 1945 से स्टार्ट किया है, तो कोई 1940 से मानता है, तो कोई 1942 से मानता है। लेकिन कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो जिसे मानना जरूरी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हैं जो किताबें लिखे हैं और उसका डेट इधर उधर हुआ है। तो हम लोग 2 डेट को लेके चलेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हालांकि डेट से प्रश्न नहीं आता है, डेट से कोई प्रश्न नहीं आता कि पहली पीढ़ी कब से लेके कब तक चली या दूसरी पीढ़ी कब से लेके कब तक चली। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कभी आ भी गया प्रश्न तो हमारा छूट जाएगा, हम लोग उस प्रश्न को गलत कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में एक चीज बनता है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मतभेद है, तो उन दोनों डेटों को हम लोग जानते हुए चलेंगे कि पहली पीढ़ी जो 1942 से जो माना है उसका और जो 1940 से माना है उसका। तो दोनों डेट को हम लोग सीरियल से वाइज से देखेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हम लोग देखेंगे 1940 से लेकर 1956। देखिए ऊपर हम लोग पहला डेट लिखेंगे, दूसरा डेट ये लिखेंगे। तो इसी तरह से जो पहला डेट होगा, देखिए हमने लिखा 1940 से लेके, देखिए जो पहला डेट होगा वो पहले डेट के अंदर चलेगा ना। पहली डेट तो 1940 से 1956 और दूसरा कोई क्या करता है कोई 1942 से लेके 1955 तक की डेट को मानता है। ठीक है, चलिए 1955 को डेट के लिए ये पहली पीढ़ी की जो थी डेट थी, पहली पीढ़ी की डेट थी 1940 से 1956, 1942 से 1955, ये डेट रही। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम लोग दूसरी पीढ़ी पे चलेंगे तो 1956 से 1963, ठीक है, 1956 से 1963। अब देखिए ये जो डेट है ये पहले डेट के अनुसार है, इसके अनुसार, ठीक है। तो ये जो दूसरा डेट होगा इसके अनुसार, माफ करिएगा, इसके अनुसार ये वाला होगा, इस तरह से बनेगा। तो ये 1942 से 55 तक चला है, तो ये भी 1956 से लेके कब तक चलेगा, 1956 से लेके 1964 तक। तो इस तरह से हमको 2 डेट लेके चलना है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है 1940 से लेके पूछता है, आपके ऑप्शन में 1940 वाला ऑप्शन है तो 1940 वाला लगाइए। तो इस तरह से हम लोग ऐसे समझेंगे कि पहली पीढ़ी का जो डेट है वो 1940 से 56, दूसरी का 1956 से 63। लेकिन जब दूसरी डेट को लेकर चलेंगे तो 1942 से 55 और 56 से 64। तो इस तरह से हम लोग क्रम वाइज लेके चलेंगे और आपको इन सब चीजों को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। हालांकि डेट को लेकर अभी तक बहुत सारे मतभेद हैं, हमने आपको बताया, तो यहाँ से कोई आपको कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरी पीढ़ी का अगर डेट की बात करेंगे तो ऊपर से लेके चलेंगे तो 1956 से 63 तक चली है। तो इसके बाद जो तीसरी पीढ़ी चलेगी वो चलेगी 1964 से 1971, 1964 से 1971, ये तो रही ऊपर का डेट। ठीक है, नीचे वाले डेट लेके चलते हैं, कब से कब तक चली, 1956 से लेके 1964 तक चली। तो तीसरा डेट कब से चलेगा, 1965 से 75। इसी तरह से 2 डेट यहां पर भी होंगे और 2 डेट यहां पर भी होंगे। जब हम ऊपर डेट चलेंगे तो 1971 से लेके ये जो पहला डेट है इसके अनुसार हम लोग लेके चलेंगे। तो इसका डेट क्या हो जाएगा, 1971 से लेके 89 तक, और उसके बाद इसका 75 तक है तो 1976 से लेके 89 तक। पांचवी पीढ़ी जो है इसके हिसाब से लेके चलेंगे तो पहला होगा 1989 से लेके अब तक की जो चली आ रही है। ठीक है, और उसके बाद ये लेंगे तो 1989 से लेके अब तक, माफ करिएगा 1990 से लेके अब तक। ठीक है, तो ये 2 डेट है, आपको इन दोनों डेटों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए ये तो रही पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये पीढ़ियों के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इन पीढ़ियों के बारे में, हार्डवेयर का क्या उपयोग था, कैसे कैसे बदला, कैसे कैसे कंप्यूटर के क्रम में विकास हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जब कंप्यूटर का विकास हुआ, पहली पीढ़ी हम लोग मानते हैं, तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था बहुत बड़ा होता था, आकार में बहुत, साइज में बहुत बड़ा होता था, बहुत खर्चीला होता था। क्यों खर्चीला होता था, क्योंकि उसमें जो बड़ा होने के कारण उसमें जो विद्युत ऊर्जा होती थी खपत उसकी बहुत अधिक थी, इसलिए वो खर्चीला होता था। और उसमें जो उपकरण उपयोग किए जाते थे बड़े बड़े उपयोग किए जाते थे। तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें हार्डवेयर के रूप में क्या रखा गया था, निर्वात ट्यूब लगाया गया था। और यहाँ से प्रश्न बनता है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाया गया था। तो निर्वात ट्यूब जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाया गया था। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है
और वो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसे हमने निर्वात ट्यूब का नाम लिया, देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है निर्वात ट्यूब, ये निर्वात ट्यूब होता है। तो ये निर्वात ट्यूब आ गया है, तो निर्वात ट्यूब की थोड़ा सा चित्र देख लेंगे तो आपके माइंड में एक सेटअप हो जाएगा निर्वात ट्यूब होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर निर्वात ट्यूब पता नहीं है तो कैसे जानेंगे कि निर्वात ट्यूब होता क्या है। तो निर्वात ट्यूब के लिए ये देखिए, ये इमेज जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, इस तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो रहा निर्वात ट्यूब पहली पीढ़ी में। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे, दूसरी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब को हटा दिया गया। विकास की पीढ़ी है तो निर्वात ट्यूब लगाया गया, और दूसरी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? ट्रांजिस्टर। तो निर्वात ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर लगाया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर लगाया गया। फिर तीसरी पीढ़ी में आते हैं हम लोग, तीसरी पीढ़ी में आएंगे तो यहां पर तीसरी पीढ़ी में आते आते क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप का होता है विकास, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास होता है। कुल मिलाकर ऐसा कह लें आईसी का विकास होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको चिप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए इसमें होता क्या था, ये जो ट्रांजिस्टर होता था इसके विकास से देखिए बहुत बड़ी क्रांति हुई। जब इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हुआ तो इसमें करोड़ों जो, माफ करिएगा, सैकड़ों जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते थे उनका इसी चिप पर लगा दिया। एक छोटे से चिप पर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, प्रतिरोधक, ये सारी चीजें जो होती थी एक छोटे से आईसी पर लगा दिया जाता था। जिससे क्या हुआ, आकार में, कंप्यूटर के आकार में कमी हुई और उसकी जो स्टोरेज क्षमता थी और उसकी जो प्रोसेसिंग थी यहां से बढ़ी आईसी लगाने से। ठीक है, और जो तीसरी पीढ़ी के थी उसमें एसएसआई का प्रयोग हुआ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और पहले एसएसआई का प्रयोग हुआ था, फिर उसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ। तो ये याद रखिएगा, आईसी के तहत पहले स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ और फिर उसके बाद में उसी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए तो ये आईसी का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो ये दो चीजें थी। अब उसके बाद चौथी पीढ़ी में हम लोग आएंगे। ठीक है, चौथी पीढ़ी में आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पर ये जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन था ये यहां पे बदलकर हो गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी का विस्तार जब यहां पर हुआ, पहले निर्वात ट्यूब का ट्रांजिस्टर में, फिर ट्रांजिस्टर का आईसी में, उसके बाद स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में हुआ, फिर इन दोनों का विकास हो गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज इंटीग्रेशन में हुआ। उसके बाद देखिए चौथी पीढ़ी थी, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, चौथी पीढ़ी में हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। तो चौथी पीढ़ी में एक क्रांति हुई थी, ऐसा मान के चलते हैं, जब माइक्रो प्रोसेसर का खोज हुआ, जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, तब से लेकर यहाँ पे चौथी पीढ़ी में, याद रखिएगा चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, यहां से लेकर कंप्यूटर की जो हालत थी वो एकदम बदल गई। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें चौथी पीढ़ी में ही कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ। लिख लेते हैं, पहले से लिख लेते हैं कि प्रोसेसर का माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार और कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ। इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क के विकास होने पर यहां पर पीसी का आविष्कार हुआ। किसका? पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग जो है बड़ा, पीसी का आविष्कार हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का यहां पर विकास होने लगा कंप्यूटर नेटवर्क के आविष्कार से। ऐसा कहें कंप्यूटर नेटवर्क का जो विकास था उससे पीसी का आविष्कार हुआ, ये समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ तक तो हमने देखा कि चौथी पीढ़ी तक किस तरह से हार्डवेयर में विकास हुआ। अब आते हैं पांचवी पीढ़ी जो कि अब की समय चल रही है। उसमें क्या होता है, यही जो आईसी है, एसएसआई था, एमएसआई था, फिर इसका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी। अब क्या है पांचवी पीढ़ी में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पांचवी पीढ़ी में इसका प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा नोटबुक, पीसी, नोटबुक हो गया, पीसी हो गया, इंटरनेट का विकास हुआ, लैपटॉप हो गया, ठीक है, इंटरनेट और लैपटॉप। तो देखिए ये आपके सामने रहा वो चीजें जो हमने आपको हार्डवेयर के अंतर्गत बताए, ठीक है। ये पांचवी पीढ़ी तक देखिए कैसे विकास हुआ, विकास होता चला गया। अब हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। अगला देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसमें लैंग्वेज को भी देखते चलेंगे। देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसमें क्या हुआ, उसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, मशीनी भाषा जो कि बाइनरी भाषा थी, 0 और 1 को लेकर, ठीक है, 0 1 को लेकर। इसमें प्रोग्राम स्टोर किया जाता था, स्टोर प्रोग्राम का भी प्रयोग हुआ, ठीक। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में इसका विकास हुआ, उच्च स्तरीय भाषा की जो थी असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ। इसमें उच्च स्तरीय भाषा असेंबली। देखिए जो असेंबली भाषा था इसमें क्या हुआ, असेंबली भाषा इसमें सिंबल का प्रयोग किया जाता था, इस भाषा में सिंबल का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे असेंबली भाषा कहते हैं। असेंबली भाषा की जो ये उच्च स्तरीय असेंबली भाषा है ये दूसरी पीढ़ी में आई और इसका खोज किसने किया था, ग्रेस हॉपर ने। किसने किया था, ग्रेस हॉपर ने इसका जो है खोज किया था। नाम लिखना हो तो लिख लीजिए, ग्रेस हॉपर। और उन्होंने 1956 में इसका जो है खोज किया। कब किया, 1956 में। तो 1956 में इसका खोज किया था। उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आई। देखिए पहले तो प्रोग्राम को स्टोर करके किया जाता था, स्टोर प्रोग्राम के तहत। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जब विकास हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दूसरी पीढ़ी में अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग हुआ। चलिए अब हम लोग पहुंचेंगे तीसरी पीढ़ी में। किसमें पहुंचेंगे, तीसरी पीढ़ी में। ये उच्च स्तरीय भाषा, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से आपको डिवाइड करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला जो भाषा है, तीसरे पीढ़ी में पहुंचेंगे तो यहां पर कुछ उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ, जिसमें से PL1, पास्कल और बेसिक। कौन कौन से थे, कौन कौन से उच्च स्तरीय भाषा थे, PL1, पास्कल और बेसिक। जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे, कंप्यूटर भाषा पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जान लेंगे। कंप्यूटर भाषा होता क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम लोग अभी धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्थिर होकर पढ़िए और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से बस सुनिए। कंप्यूटर के सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, ये फिक्स है कि यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, जैसे मैंने कुछ बता दिया, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे, आपको कोई भी ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब ना दिया जाए तब कहिएगा, क्योंकि कमेंट, हर एक कमेंट को देखा जाता है। और अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी कमेंट आता है कि सर ये ऐसा नहीं होगा, या सर ये अपवाद है, या कुछ भी आपके मन में जो भी डाउट चल रही है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो सारे प्रश्न आपके डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ तक कहाँ तक पढ़ा, तीसरी पीढ़ी के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इसका विकास होके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दूसरी पीढ़ी में चल रहा था। उसके बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, टाइम शेयरिंग। इसको ना थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं जिससे अंदर हो जाएगा, ठीक है।
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहां पर आ गया कौन सा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन किसरी पीढ़ी के अंतर्गत है, तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। चलिए अब हम लोग पहुंचेंगे चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर क्या होता है, दो भाषा का विकास, दो भाषा का आविष्कार, दो भाषा का विकास होता है। कौन कौन सी भाषा, एक था यूनिक्स और एक था सी भाषा का। कौन कौन सी भाषाएं थी चौथी पीढ़ी में, UNIX और सी भाषा का, सी लैंग्वेज का। ये दो उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। किसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में भाई, चौथी पीढ़ी के अंतर्गत लिख रहे हैं। चौथी पीढ़ी में यूनिक्स और सी भाषा का विकास हुआ। यहाँ पे दो चीजें तीन चीजें और जानने लायक हैं। एक विकास हुआ उसका, देखिए जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें ग्राफिकल जो इंटरफेस होता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या था, ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका प्रयोग होने लगा इस पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब देखिए हमने आपको बताया कि यहां पर क्या हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी आविष्कार हो गया था, पीसी का प्रयोग होने लगा, पीसी का भी आविष्कार हुआ। तो इस तरह से नेटवर्क का विकास हुआ है। तो नेटवर्क के विकास के अंतर्गत आपको दो नेटवर्क के नाम याद रखना है जो हाई क्वालिटी की थी, वो था एक लैन और एक वैन। तो चौथी पीढ़ी के अंतर्गत ही चीजें थी, क्या था, लैन नेटवर्क और वैन का, दो नेटवर्क का यहां पर प्रयोग हुआ। अब हम लोग आपको बताते हैं, देखिए हमने यहाँ पे एक बात की है माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के आधार पर ही माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया। और माइक्रो प्रोसेसर का जब खोज हुआ, देखिए यहाँ पर हम लोग बात किए ना चौथी पीढ़ी के अंतर्गत, तो जब चौथी पीढ़ी के अंतर्गत बात किए हैं तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है विकास हुआ, उसके आकार में जो है और छोटा हो गया और कमी आई उसके आकार में, और उसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता थी, उसकी जो मेमोरी थी, उसकी स्टोरेज क्षमता थी वो बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो इस तरह से कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका भी आविष्कार हुआ और उसका आविष्कार किया IBM ने। माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया था, IBM ने। कब बनाया, जाहिर सी बात है जब भी बनाया होगा इन दोनों डेट के अंदर ही बनाया होगा, ठीक है। तो ये याद रखिए जो भी क्रियाएं होंगी इसके अंतर्गत इसी डेट के अंतर्गत हुई होंगी। तो चौथे यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि 1981 में IBM ने क्या बनाया, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर बनाया। तो ये रही चौथी पीढ़ी की बात। पांचवी पीढ़ी से तो एकदम हालात ही बदल गए। क्यों, इसमें क्या हो गया कि हालात बदल गए, क्योंकि यहां पर एक खोज हुआ, उसका नाम था, क्या नाम था, ऑप्टिकल डिस्क। क्या नाम था, ऑप्टिकल डिस्क, जो कि हम लोग यहां पर मेमोरी के अंतर्गत उसको ऑप्टिकल डिस्क में पढ़ेंगे पांचवी पीढ़ी में। माफ करिएगा, ऑप्टिकल डिस्क हाँ पांचवी पीढ़ी में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो चौथी पीढ़ी की, माफ करिएगा पांचवी पीढ़ी की जो है, यहाँ पर इंटरनेट और मल्टीमीडिया का प्रयोग होने लगा। किसका, इंटरनेट का प्रयोग यहाँ पर हमने बताया, और यहाँ पर इसके तहत ही मल्टीमीडिया का भी प्रयोग होने लगा। मल्टीमीडिया का प्रयोग होने लगा। और यहाँ पर देखिए एक चीज है कि पैरेलल प्रोसेसिंग, कभी कभी एग्जाम में आपको फंसा देगा। जो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है वो चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आ गया था, लेकिन वही है, डेट का खेल है। कुछ लोग उसको अगर 90 से मानते हैं तो कुछ 89 से मानते हैं, तो ये डेट यहाँ पर है 89 से, लेकिन यहाँ पर भी तो है, पांचवी पीढ़ी में भी है, वो ही डेट का कंफ्यूजन है। इसलिए यहाँ पर जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, कुछ लोग चौथी पीढ़ी से ही मानते हैं तो कुछ लोग पांचवी पीढ़ी से मानते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह से जानेंगे कि चौथी पीढ़ी से आया और पांचवी पीढ़ी से इसका बेहतरीन विकास हुआ, बहुत अच्छे से विकास हो गया। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जो चीज़ें आपको पता है कन्फ्यूजन में रहती हैं, वो लोग वो क्या होता है, माइंड में जल्दी से बैठ जाता है कि ये कन्फ्यूजन है।
तो उसको दूर करने के लिए यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि इससे अच्छा अब समझना बेकार ही है, क्योंकि अब ये इतना अच्छा बता दिया गया। मल्टीमीडिया का भी प्रयोग यही माना जाता है कि चौथी पीढ़ी से, बस वही डेट का खेल है। चौथी पीढ़ी से ऐसा हम लोग ऐसा समझेंगे कि चौथी पीढ़ी में आया और उसका पांचवी पीढ़ी से विकास शुरू हो गया, क्योंकि मल्टीमीडिया हम लोग अभी से ही जो है प्रयोग कर रहे हैं। मल्टीमीडिया हो गया, इंटरनेट, ये सारी चीजें कहाँ पर विकास हुई? पांचवी पीढ़ी से हुई। तो हमने देखा सॉफ्टवेयर कैसे कैसे विकास के क्रम में हुआ, फिर माफ करिएगा हार्डवेयर, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर देख लिया। अब किसकी बारी है? अब बारी है मेमोरी की, क्योंकि मेमोरी के विकास में मेमोरी का सबसे बड़ा खेल था ये कि उसके आकार में वृद्धि और कमी, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग। देखिए, जब भी कंप्यूटर का पहली बार जो प्रयोग हुआ उसमें स्टोरेज के लिए, मेमोरी का प्रयोग स्टोरेज के लिए किया जाता है, तो उसमें स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग हुआ। पंच कार्ड होता क्या है? पहली बार जो हुआ तो पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, उसके बाद पेपर टेप का। तो पहली पीढ़ी में हम लोग लिख लेंगे पंच कार्ड का प्रयोग और पेपर टेप। ठीक है, तो पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड होता क्या है? पंच कार्ड का मतलब होता है एक कार्ड जैसा आकार हो, उसमें जो है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को होल के माध्यम से उसमें स्टोर किया जाए। इस तरह से मान लीजिए उसका फेस होता होगा और यहाँ पे होल होते होंगी इस तरह से, और इन्हीं होल के माध्यम से उसमें डाटा या इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता था। तो पहली पीढ़ी में तो पंच कार्ड का मेमोरी के अंतर्गत प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद पेपर टेप का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में जब हम लोग आएंगे दूसरी पीढ़ी में, तो दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप का आविष्कार हुआ और मैग्नेटिक डिस्क का। किसका? चुंबकीय टेप मान लीजिए, या मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो था वो कंप्यूटर में इसका स्टोरेज के लिए प्रयोग होने लगा, मेमोरी के अंतर्गत उसके स्टोरेज के लिए प्रयोग होने लगा। और यहाँ पर जब हम लोग दूसरी पीढ़ी के बाद जब तीसरी पीढ़ी में जैसे ही कदम रखेंगे तो यहाँ पर होता क्या है? यही अब ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो था इन्हीं का विकास हुआ, और इनकी स्टोरेज क्षमता मान लीजिए पहले 10 थी तो उसको बढ़ाकर उसको कर दिया गया 50। तो तीसरी पीढ़ी में आते आते इसी चुंबकीय जो भंडार जो इसकी क्षमता थी उसमें वृद्धि हुई तीसरी पीढ़ी में। देखिए हम यहाँ बात करेंगे तीसरी पीढ़ी में ये हुआ कि इसी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को जो उसकी क्षमता थी, स्टोरेज क्षमता थी, उसको बढ़ा दिया गया। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि चुंबकीय या मैग्नेटिक जो भंडारण क्षमता थी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टोरेज क्षमता में वृद्धि। देखिए ये स्टोरेज क्षमता किसके स्टोरेज क्षमता में? मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप के। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए तीसरी पीढ़ी के बाद हम लोग किस पीढ़ी में जाएंगे? चौथी पीढ़ी में जाएंगे। चौथी पीढ़ी में जैसे ही जाएंगे तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के बाद जो उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ी, तो चौथी पीढ़ी में प्रयोग होने लगा सेमीकंडक्टर का। किसका? सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होता था वो इन सब से ज्यादा स्टोरेज क्षमता उसकी ज्यादा थी, सबसे ज्यादा स्टोर कर सकता था डाटा इंफॉर्मेशन जो भी था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बाद पांचवी पीढ़ी में आएंगे। देखिए यहां तक तो आपको पता है कि चौथी पीढ़ी में क्या हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर की खोज हो चुकी थी, ये आपको याद रखना है। और सेमीकंडक्टर के अंतर्गत हमने बात किया, सो सेमीकंडक्टर के बाद किसका खोज होगा? ऑप्टिकल डिस्क की। जो ऑप्टिकल डिस्क था यहां पर स्टोरेज के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला ऑप्टिकल डिस्क। अब चुंबकीय जो डिस्क था उसको हटा करके, हालांकि आज भी कुछ जगहों पर प्रयोग होता है, लेकिन हालांकि कुछ ही जगहों पर होता है। आज भी कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क जब से आया है तब से ये जो क्षेत्र में कंप्यूटर क्षेत्र में
विकास हुआ है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा, और एक छोटा सा चिप टाइप का होता है। मतलब इसके आकार में भी जो क्या आई, कमी आई, और इसकी स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हुई। यही तो चाहिए कंप्यूटर को कि इसके आकार में कमी हो और उसकी स्टोरेज क्षमता वृद्धि, उसकी प्रोसेसिंग में वृद्धि हो। तो इस तरह से यहाँ पर किसका विकास हुआ, हम लोग लिख लेंगे ऑप्टिकल डिस्क की। ठीक है, ठीक है, 5वीं पीढ़ी की बात है, ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी, ये थी 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अभी तो हम लोग विशेषता देखेंगे इसकी। धैर्य रखकर पेशेंस के साथ क्लास को देखिए, कोई चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए, एक ये सारणी की तरह बन गया है, एक टेबल की तरह बन गया है ना। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है जब हम लोग इसको इस साइड से पढ़ेंगे। ऐसे भी मज़ा आ ही रहा होगा, लेकिन इस तरह से ज़्यादा मज़ा आएगा, इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर विकास का क्रम देखा है, किस तरह से सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम लोग, किस तरह से विकास के राह में हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे विशेषता। देखिए, पहली जो कंप्यूटर थी, पहली पीढ़ी की, वहाँ की जो विशेषता थी वो ये थे कि वैज्ञानिक और रक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता था। किस क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में, इन दो चीजों में प्रयोग किया जाता था। और उस समय हमने बताया कि ये स्टोर प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करता था और ये बहुत बड़े होते थे। इस तरह से ये विद्युत यांत्रिकरण के अंतर्गत थे, विद्युत यांत्रिकीकरण। दूसरी पीढ़ी में आएंगे, अब हम लोग दूसरी पीढ़ी में आएंगे तो इसकी जो मेमोरी में देखिए, यहाँ पंच कार्ड का प्रयोग होता था, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क का, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होने लगा। इससे क्या हुआ, मेमोरी में और ट्रांजिस्टर के उपयोग से और उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग से क्या हुआ, उसकी प्रोसेसिंग में भी वृद्धि हुई। मतलब यहाँ पर स्टोरेज में भी वृद्धि हो रही है, और सुन लीजिए कि स्टोरेज में भी वृद्धि हो रही है और प्रोसेसिंग में भी वृद्धि हो रही है। तो ये इस क्षेत्र में दूसरी पीढ़ी से, ये चीज आपको याद रखना है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में तो उपयोग होता ही था। किस क्षेत्र में, इस प्रकार के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग तो होते ही थे, और उसके साथ साथ पहली बार व्यावसायिक क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ। वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग होते ही थे, उसके साथ ये अब क्या हुआ, व्यावसायिक क्षेत्र में इसका प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो ये रहा पहली पीढ़ी के अंतर्गत और दूसरी पीढ़ी। अब हम लोग जैसे ही तीसरी पीढ़ी में पहुंचेंगे, देखिए यहां पर आईसी का खोज हो गया, आईसी का खोज हुआ, आईसी का आविष्कार हुआ। उसके बाद कुछ लैंग्वेज आए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहां से कंप्यूटर का जो व्यक्तिगत उपयोग था वो बढ़ा। मतलब कंप्यूटर अब लोग जो है सामान्यतः जनरल तरीके से यूज करने लगे थे। और इसी पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी से ही याद रखिएगा कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो गई थी। चलिए इसको लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब कि वैज्ञानिक जो थे, माफ करिएगा, जो कंप्यूटर थे वो क्या हुआ, पहली बात तो क्या, व्यक्तिगत उपयोग होने लगा। क्या होने लगा, व्यक्तिगत उपयोग। और उसके बाद क्या होने लगा कि यहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो गया। ठीक है, अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुआ। और इसी पीढ़ी से कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग शुरू हुआ। किसका, कीबोर्ड और मॉनिटर। कौन सी पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी से। अभी माउस का आविष्कार नहीं हुआ, अभी माउस का आविष्कार नहीं हुआ है, कीबोर्ड का और मॉनिटर का आविष्कार हुआ है। ठीक है, चलिए
तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगली पीढ़ी। अगली एक पहला पीढ़ी हो गया, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, अब चौथी पीढ़ी की बारी है। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग में क्या हुआ? तीसरी पीढ़ी में व्यावसायिक उपयोग क्षेत्र में लगा था, उसके बाद देखिए व्यक्तिगत उपयोग में लगा, हालांकि यहाँ से व्यावसायिक क्षेत्र में नहीं किया था, क्या चौथी पीढ़ी में था, कंटिन्यू चला आ रहा था, यहाँ पर व्यक्तिगत उपयोग भी होने लगा। तो चौथी पीढ़ी में व्यावसायिक क्षेत्र में और व्यक्तिगत क्षेत्र में, मतलब व्यक्तिगत उपयोग और व्यावसायिक उपयोग दोनों में वृद्धि हुई। क्या हुई? व्यक्तिगत और व्यावसायिक में क्या हुई? वृद्धि हुई चौथी पीढ़ी में। ठीक। और चौथी पीढ़ी के अंतर्गत इसकी एक विशेषता थी कंप्यूटर की, याद रखिएगा, इसमें एक साथ कई कार्यों को कर सकते थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि एक साथ कई कार्य, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ जैसे आजकल के जो फंक्शन है, आप लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी जो भी चलाते होंगे, तुरंत चलाते चलाते क्या कर देते होंगे, दूसरा एप्लीकेशन चलाने के लिए, दूसरा सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आप उसको तुरंत मिनिमाइज कर देते हैं, फिर दूसरे काम करते हैं, फिर उसके बाद उसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से एक ही कंप्यूटर पर कई कार्य किया जा सकता था। कंप्यूटर आजकल के जैसे मोबाइल है, मोबाइल पर भी आप दो फंक्शन चला रहे हैं, ऊपर व्हाट्सएप चला रहे हैं तो नीचे फेसबुक चला रहे हैं, ऊपर यूट्यूब चलाकर गाना सुन रहे हैं तो नीचे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के विकास हुआ। तो चौथी पीढ़ी में ये बात आपको जरूर याद रखना है कि कई कार्य एक साथ, ये जो कंप्यूटर का था समय, ये कई कार्य एक साथ कर सकता था। ठीक है। और पांचवी पीढ़ी में जैसा कि आजकल चल रहा है, आप अपने से अंदाजा भी लगाएंगे तो पकड़ लेंगे क्या विशेषता है। सिंपल विशेषता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, मनोरंजन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर पांचवी पीढ़ी में एक टर्म करके लिख लेते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट और सोशल लिख लेते हैं, इंटरनेट और सोशल में क्या हुआ? वृद्धि। और ये जो वृद्धि है वो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि पांचवी पीढ़ी जो है वो चल रही है। चलिए, यहां तक तो हो गया कंप्यूटर के जैसे बात हुई। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर जैसे जैसे विकास होता गया वो उसका आकार बड़ा से छोटा होता चला गया। बड़ा था पहला कंप्यूटर, फिर पांचवी पीढ़ी तक आते आते हाथ में आ गया है। लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग थी वो पहले धीरे थी, प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, मतलब आकार में भी छोटा हो गया। आज हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आकार में भी छोटा हुआ, पीसी तक आ गया, लैपटॉप तक आ गया, मिनी, माइक्रो, सुपर। तो इस तरह से आकार में छोटा हुआ, लेकिन प्रोसेसिंग में क्या हुई? वृद्धि हुई, और उसकी स्टोरेज क्षमता वृद्धि हुई। देखिए, पहले पंच कार्ड का जब पहली पीढ़ी में प्रयोग हुआ, यहाँ पर जब पंच कार्ड का प्रयोग हुआ तो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, वहाँ पर स्टोरेज के लिए पंच कार्ड लगते थे बड़े बड़े। लेकिन आज एक छोटे से मेमोरी से काम हो जाता है, एक छोटे से मेमोरी से काम हो जाता है। अब पेशेंस के साथ इस ग्राफ को देखिए, आपको क्या लग रहा है कि आपने कंप्यूटर के विकास के अंतर्गत, जो कंप्यूटर के विकास का अंतर्गत है, वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर हमने जब डिवाइड किया तो आपको सारी चीजें तो एकदम परफेक्ट समझ में आ गई, कैसे कैसे विकास हुआ। क्यों कन्फ्यूजन में, इतना क्यों कन्फ्यूजन नहीं रहना है आपको। उसके बाद अब देखिए, आपको इस तरह से भी पढ़ लेना है। इतना विकास होने के बाद पहले तो बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए देखिए, अब इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। पहली पीढ़ी, दो डेट है, इसको तो आप याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला है। उसके बाद हार्डवेयर, पहली बार निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ और उसमें सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा और 01 बाइनरी का प्रयोग किया गया। उसमें स्टोर प्रोग्राम का प्रयोग हुआ, उसमें मेमोरी पंच कार्ड लगा, पेपर टेप का प्रयोग हुआ। मतलब वो जो था कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, ऊर्जा में बहुत ज़्यादा खपत होती थी, बहुत ज़्यादा उसमें विद्युत ऊर्जा उष्मा का जो हानि होता था। कंप्यूटर जो होता था सिर्फ वैज्ञानिक क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है, उसका उस समय विद्युतीकरण और यांत्रिकीकरण हो रहा था। तो पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी, ट्रांजिस्टर लगा, निर्वात ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग से क्या हुआ?
उच्च स्तरीय भाषा का पहली बात तो असेंबली भाषा का विकास हुआ, असेंबली भाषा का विकास हुआ, और असेंबली भाषा के विकास का थोड़ा सा उसमें सरल हो गया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। इस तरह से उसमें जो मेमोरी लगा, पंच कार्ड और पेपर टेप को हटाकर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा। उसके बाद ये क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में पहली बार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगाया गया। व्यवसायिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में तो पहले ही पीढ़ी से चल रहा था, ठीक है। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ, जिसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, और इसके साथ साथ 3 भाषाएं थी। पीएल कंप्यूटर लैंग्वेज था, PL1, पास्कल और बेसिक। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहली वाली पीढ़ी में था। उसके साथ स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हुई। किसकी स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हुई? मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क के स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हुई। और उसके बाद यह कंप्यूटर का अगर विशेषता देखें तो सिंपल सी बात है, इतना सब कुछ जानने के बाद क्या आप इसकी विशेषता नहीं निकाल सकते हैं? एक बात बस याद रखिएगा, इसकी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में अलग अलग आनी शुरू हो गई थी। और इसी पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी से ही क्या होने लगा था? कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हुआ था। चलिए, इसी तरह से आप चौथा भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। तो इसके आने से माइक्रो प्रोसेसर का भी विकास हुआ, आविष्कार हुआ, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी आविष्कार हुआ। उसके आने से पीसी का विकास हुआ, पीसी की जो आविष्कार हुआ। अब यहाँ से देखिए, ये तो हार्डवेयर था। सॉफ्टवेयर में से जाएंगे 2 भाषा, एक यूनिक्स और एक मिलता है सी भाषा। उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, और उसके बाद लैन और वैन 2 नेटवर्कों का विकास हुआ, और ये उच्च स्तरीय नेटवर्क थे। 1981 में आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया, और चौथी पीढ़ी के अंतर्गत यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का खोज हो चुका था। तो इसलिए इसके जरिए ही आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर का बनाया, और ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था जो 1981 में बना। किस पीढ़ी के अंतर्गत? चौथी पीढ़ी के अंतर्गत। तो इस तरह से जो यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्टिकल डिस्क सेमीकंडक्टर का, माफ करिएगा ये चौथे का यहाँ पर है ना, ये 5वीं पीढ़ी का है, तो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये सेमीकंडक्टर का प्रयोग हुआ, और उसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में क्या होने लगा? कंप्यूटर की उपयोग होने लगा। 5वीं पीढ़ी में बात करेंगे। 5वीं पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हो रहा है। नोटबुक, पीसी, इंटरनेट, लैपटॉप का प्रयोग हो रहा है। मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क का जब आविष्कार हुआ तो इसके अंतर्गत इंटरनेट और सोशल में क्या हुई है? मनोरंजन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ें थी पीढ़ी के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये 5वीं पीढ़ी तक चली, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे। इससे पहले क्लास में हमने 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर जो भी बात की है, देखिए वो कंप्यूटर यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि वो भी थे विकास की राह में, और यहाँ पर भी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ENIAC की। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन सी थी? ENIAC, हमने ENIAC की बात की थी, और IDVAC की बात की थी, और UNIVAC की बात की थी। कौन कौन सी? IDVAC और UNIVAC फर्स्ट। तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 1401 और IBM 1401 PDP-8, ठीक है, PDP-8। उसके बाद तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करेंगे तो IBM 360, PDP-11, ये थे। चौथी पीढ़ी की बात करेंगे तो चौथी पीढ़ी में IBM और XT, एप्पल PC, ये 2 कंप्यूटर थे। पांचवी पीढ़ी में आपको पता है कि IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर। IBM नोटबुक और सुपर कंप्यूटर और पेंटियम, ठीक है, पेंटियम कंप्यूटर या पेंटियम PC, ठीक है।
अब हम लोग एक बहुत ही अच्छी चीज़ बात करने वाले हैं। यहाँ से देखिए 2-3 बार प्रश्न पूछा है, तो आप ध्यान से सुनिए, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम पहली पीढ़ी में क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर स्पीड देखने वाले हैं, गति देखेंगे आप स्पीड किस तरह से बढ़ती है। ये पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 पीढ़ी के बारे में बात करेंगे, यही 5 पीढ़ी के बारे में। तो पहली पीढ़ी में जो स्पीड था वो मिली सेकेंड का था। कितना था? मिली सेकेंड। बस देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। पहली पीढ़ी में मिली सेकेंड, दूसरी पीढ़ी में माइक्रो सेकेंड। अब आप बताइए कि क्यों मिली से माइक्रो हुआ। यहां तक छोड़िए, तीसरी पीढ़ी में आते आते नैनो सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। देखिए किस तरह से बढ़ रहा है कंप्यूटर का स्पीड। बस देखिए, नैनो सेकेंड के बाद क्या आएगा? पिको सेकेंड आएगा, चौथी पीढ़ी। ठीक है, ये रहा। देखिए आप किस तरह से वृद्धि हो रहा है। क्यों वृद्धि हो रहा है? अब बताइए क्यों वृद्धि हो रहा है। आप सोचेंगे तुरंत। इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ बताया आपको, हर बार हम बोल रहे हैं कि यहां से जो इसकी प्रोसेसिंग क्षमता हो रही है वो वृद्धि हो रही है, प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, और जब कम समय में हम लोग ज्यादा कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा कार्य, तो इसलिए इसकी स्पीड बढ़ती चली गई। प्रोसेसिंग में वृद्धि हुई, मेमोरी स्टोरेज में भी वृद्धि हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विकास हुआ। तो इस सब चीज से इनकी स्पीड में बढ़ती वृद्धि हुआ। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का स्पीड था मिली सेकेंड, दूसरी पीढ़ी का माइक्रो, और तीसरी का नैनो, और चौथी का पिको, और इस तरह से पांचवी में बढ़ता चला गया। ठीक है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, देखिए जो ये अगली पीढ़ी का कंप्यूटर है, हमने लास्ट में आपको समय इसलिए बताया कि हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं जिस तरह से कंप्यूटर में कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, और उस तरह से ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये परिकल्पना कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में कंप्यूटर कैसे होंगे। तो पहले हम 2 चीजें देखेंगे। एक नैनो कंप्यूटर के बारे में परिकल्पना कर सकते हैं, और एक परिकल्पना कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। तो ये 2 कंप्यूटर के बारे में हम लोग जरूर जानेंगे, क्योंकि ये अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो पहले देखिए, जो ये नैनो कंप्यूटर है, इसको हम लोग नैनो ट्यूब के माध्यम से परिकल्पना कर सकते हैं कि नैनो ट्यूब के माध्यम से बना सकते हैं। ये नैनो ट्यूब होता है, इसका जो व्यास होता है वो होता है, कितना होता है? 1 नैनोमीटर। देखिए जो नैनोमीटर होता है ना, जो नैनो होता है, तो समझिए जो नैनो होता है वो 1 सेकेंड का 1 अरबवां भाग होता है। ठीक है, तो ये इसका जो व्यास होगा वो 1 नैनोमीटर का होगा। और इस तरह से बहुत ही क्या होगा, कंप्यूटर बहुत ही नैनो ट्यूब की मदद से अगर कंप्यूटर बनाया जाएगा तो कंप्यूटर बहुत ही छोटा होगा और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के आधार पर होंगे। मतलब ऐसा कह लिया जाए कि ऐसा परिकल्पना कि छोटे से छोटा कंप्यूटर, लेकिन उसमें विशाल स्टोरेज, विशाल क्षमता, विशाल बड़े बड़े जो है प्रोसेसर के इसके आगे फेल हो जाएंगे। एक और परिकल्पना कर सकते हैं हम लोग क्वांटम की। देखिए क्वांटम आप लोगों ने सुना होगा, जो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जब विद्युत किरणें चलती हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने कक्ष में तेजी से चक्कर लगाता है, और वो चक्कर जो लगाता है उसको हम लोग 0 और 1 की स्थिति में गिन सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग को 0 और 1 की स्थिति में गिन सकते हैं तो आपको हमने बताया कि वो मशीनी लैंग्वेज है। कंप्यूटर की जो भाषा है वो 0 बाइनरी सिस्टम पर ही कार्य करती है। तो इस तरह से एक ऐसा संभावना बन जाता है कि अगली पीढ़ी में हो सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर का आविष्कार हो। ठीक है, तो ये अगली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में था, नैनो कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, तो आज से ये चीजें हो गई। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, 2 चीजें पढ़ना है, एक आकार और कार्य के आधार पर, और एक कार्य पद्धति के आधार पर। 2 चीजें और बची हैं। उसमें हम लोग सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर जो हैं, ये सारे कंप्यूटर इसके बाद की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज से आशा करते हैं ये जो पीढ़ी की क्लास थी, विकास का क्रम था जो कंप्यूटर का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हैं अभी और आपको कंटिन्यू इसको क्लास आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।